हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। यानी हम लोग बात करेंगे कि इलेक्शन कैसे ईमानदारी से होना चाहिए। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग इस चैप्टर में उन एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे, उन कंट्रीज़ का उदाहरण देंगे जहां ये सारे फीचर नहीं होते, जहां ये फीचर अप्लाई नहीं होते। तो इसमें हम लोग चाइना और मैक्सिको, ये दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल पे होता है ताकि वहां के पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुना जाए। वहां के पार्लियामेंट का नाम बड़ा ही अजीब है और चाइनीज़ भाषा में अगर आप उसे कहना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी ज़बान की टांग का ऑपरेशन कराना पड़े, क्योंकि उसको टूटने का खतरा बना हुआ है। तो आइए जानते हैं उसका नाम क्या है। क्वांगुओ रेनमिन दाई बियाओ दाहुई, जिसे इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। ये नेशनल पीपल कांग्रेस प्रेसिडेंट जो कंट्री के होते हैं उनको अपॉइंट करने का जो पावर है वो इन्हीं लोगों के पास होता है। और इसमें लगभग 3,000 मेंबर होते हैं, पूरे चाइना से चुने जाते हैं। कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा, हाँ तो मैं ये बता रहा हूं कि कुछ मेंबर आर्मी के द्वारा भी चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके अलाइड यानी उसके साथ जो जुड़ी हुई पार्टी है, गठबंधन जिनका है, उन्हीं पार्टियों में से अगर आप कैंडिडेट बनते हैं, उनका अप्रूवल मिलता है, आपको टिकट मिलता है, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी सरकार हमेशा बनेगी किस पार्टी के द्वारा? तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। यानी जनता के पास वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन जनता किसको वोट डाल सकती है? केवल एक ही पार्टी को। क्या नाम है उसका? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और इलेक्शन लड़ती भी कौन है? केवल एक ही पार्टी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि पापा आपको किसी मिठाई की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे ले जाएं और कहें कि तुम सारी इनमें से जो मिठाई, तुम जो है मिठाई को चुन के खाओ और ये जितने भी गुलाब जामुन नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई को भी चुन के खा लो। हालांकि उस दुकान में हज़ारों, कई सौ मिठाई है, लेकिन पापा ने क्या कहा? इन गुलाब जामुनों में से कुछ को चुन के खा लो। जाओ, मैं तुझे चुनने का अधिकार देता हूँ, गुलाब जामुन में से चुन के खा लो। तो तुम कहोगे कि आपने मुझे चुनने का अधिकार कहाँ दिया? चुनने का अधिकार तो तब होता है जब आपसे कहा जाता कि एक से ज़्यादा मिठाई में से किसी को चुन लो। यहाँ तो एक ही मिठाई में चुनना है, तो उसमें तो आप क्या साइज़ बड़ा छोटा करके चुनोगे? तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जनता के पास चुनने का अधिकार ही नहीं है, तो किसी भी नेता को आप चुनिएगा तो एट द एंड ऑफ द डे नेता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, तो पार्टी जो कहेगी नेता वही करेंगे। तो यहाँ जनता के पास देयर इज़ नो चॉइस, कोई चॉइस है ही नहीं कोई चुनने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए MCQ में और उसमें एक ही ऑप्शन दिया रहे, तो उसका आंसर क्या होगा? वही एक जो ऑप्शन दिया हुआ वही आंसर हो गया। तो इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं जनता के पास। यहाँ पे सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। तो ये डेमोक्रेसी का जो फ्री और फेयर इलेक्शन का जो तरीक़ा होना चाहिए, वैसा तो चाइना में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेकंड कंट्री का, जिसका नाम है मैक्सिको, जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड एक कंट्री है, USA के बॉर्डर से लगा हुआ। यहाँ पे 1930 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, और उसके बाद हर 6 वर्ष पे यहाँ इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। अब कंट्री में कभी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं रहा है, लेकिन 2000 तक, यानी 1930 से लेकर 2000 तक 70 इयर्स तक इलेक्शन जो जीता गया वो केवल एक ही पार्टी के द्वारा जीता गया। और उस पार्टी का नाम क्या है? PRI। क्या मतलब हुआ? और कोई पार्टी नहीं थी क्या? क्या अपोजिशन पार्टी थी? नहीं थी।
तो क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा? इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए। सवाल है कि ऐसा हुआ क्या? तो पीआरआई ने कुछ किया था। पीआरआई बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शन जीतने के लिए, और ये पीआरआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो आइए जानते इन्होंने क्या क्या कारनामे, काले करतूत किए, जिसके कारण हर साल इन्हीं की सरकार बनती थी और अगली पार्टी चाह कर भी सरकार नहीं बना पाती थी। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि वैसे लोग जो भी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं उनको पार्टी की मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी। अब इससे होता क्या है कि अगर आप पार्टी की मीटिंग को अटेंड करेंगे बार बार, तो आपको वहाँ के लोगों की विचारधारा रफ्ता रफ्ता पसंद आने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि इनकी बातों में कुछ अच्छाई है। तो एक पॉइंट तो ये था। सेकंड, टीचर्स जो थे सरकारी स्कूल के, वो बच्चों के माता पिता को फोर्स करते थे कि पीआरआई को वोट दीजिए, नहीं तो नंबर काट लेंगे आपके बच्चों का। टीचर भी बड़े कमाल के थे, ज़बरदस्त धमकी चल रहा था। सेकंड के बाद अगर थर्ड की बात की जाए तो मीडिया, मीडिया बिल्कुल दरबारी मीडिया बना हुआ था। जिस तरह अकबर के दरबार में लोग थे तो वो अकबर की ही तारीफ करते थे, ठीक उसी तरह से मीडिया अपोजिशन पार्टी की तो चर्चा ही नहीं करता था, उसको इग्नोर कर दिया था। और कभी अगर कोई बात करने का दिल भी किया उनके बारे में तो केवल निगेटिव बात, क्रिटिसाइज किया जा रहा था मीडिया के द्वारा। किन को? अपोजिशन पार्टी को, जिनकी सरकार भी नहीं है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा, और जिनकी सरकार है उनकी तो तारीफ पे तारीफ चल रही, बटरिंग चल रही। अब इससे क्या होगा? जनता का परसेप्शन क्लियर बनता है, जनता को लगने लगा कि नहीं, ये जो पार्टी है ये अच्छा काम कर रही है। देखिए, जो सरकारें होती है वो जानती है कि जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा काम किए कि नहीं किए, क्योंकि जनता को मालूम थोड़ी होता है डायरेक्ट, वो तो मीडिया के द्वारा पता चलता है। और मीडिया के द्वारा ये फील करवाया गया कि हाँ काम हो रहा है, एवरीथिंग इज फीलिंग। अब आगे क्या हुआ कि पोलिंग जो बूथ है इलेक्शन के दरमियान में क्या हुआ, ये तो इलेक्शन से पहले की बात है कि मीडिया कंट्रोल हो गया। पोलिंग बूथ क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाता था लास्ट टाइम पे। अब आपको कहीं वोट देने के लिए जाना, आप जा रहे हैं वोट देने के लिए, और आपको पता चला कि वोट देने का तो लोकेशन यहाँ से दूसरी जगह है जी, 5-6 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादातर लोग तो वोट देने जाएंगे ही नहीं। तो इससे भी काफ़ी असर पड़ जाता था। और पीआरआई चूंकि रेगुलर इलेक्शन जीत रही थी तो पैसे की तो पूरी भरमार थी, तो मालामाल पार्टी थी, तो ये हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते थे लोगों से वोट लेने के लिए। तो अगली पार्टी को जीतने का संभावना रहा का? यहाँ तो पैसा भी यूज़ चल रहा है, आपका लोगों का माइंड भी वॉश कर दिया गया है मीडिया के द्वारा, और साथ साथ में फोर्स भी चल रहा, बच्चों के साथ फोर्स किया जा रहा, नंबर नहीं देंगे नहीं तो वोट दिया जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो अगर हम लोग दोनों कंट्री का एग्जाम्पल देखें तो क्या हम उनका कंक्लूज़न निकालने के बाद इस निष्कर्ष पे तो क्लियरली पहुंच जाएंगे कि यहाँ पे जनता के पास कोई अधिकार वगैरह है नहीं रूलर को चुनने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनता के पास कोई चॉइस ही नहीं है सीरियस, उनको एक ही पार्टी को चुनना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को, तो इसमें कोई चॉइस थोड़ी हुआ। मैक्सिकन एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे लोगों के पास चॉइस था भाई, यहाँ तो इलेक्शन एक से ज़्यादा पार्टी लड़ सकती है। चाइना में तो एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा पार्टी लड़ सकती है लेकिन जीतेगी नहीं। समझ रहे हो कि नहीं बात? तो जैसे अब यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं था, देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। यहाँ तक कि लोग अगर उनके खिलाफ भी हैं तो भी ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इलेक्शन ईमानदारी से नहीं हो रहा था। तो इससे हमें सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्लियरली तरीके से समझ में आ रही होगी कि सिर्फ इलेक्शन करवाना ही डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है, ये ज़रूरी सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ जो चुनाव हो उसमें अलग अलग पॉलिटिकल लोगों, पार्टीज़ के बीच में एक कंपटीशन होना चाहिए, जनता के पास चॉइस होना चाहिए कि चिंटू को चुने या पिंटू को चुने, पार्टी नंबर ए को चुने या पार्टी नंबर बी को चुने, और लोग ये चॉइस को यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि उन रूलर को हटाने के लिए भी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी रूल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी कैसा इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए? फ्री
और फेयर इलेक्शन पे जहाँ पे जो लोग अभी पावर में हैं उनको भी लूज करने का अच्छा खासा चांस होना चाहिए, तभी उसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जो जीता हुआ है उसको भी हारने का चांसेस होना चाहिए। आगे हम लोग एक और फीचर की चर्चा करते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर इज दिस। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। मतलब एक वोट तो सबको मिल रहा है लेकिन साथ साथ में वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वोट हम भी दे रहे हैं, एक वोट आप भी दे रहे हैं और आपके वोट का वैल्यू आधा है और हमारे वोट का वैल्यू 2 है, तो फिर गैर बराबरी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू को, जिसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल मेल और फीमेल, एडल्ट मतलब ये जो 18 ईयर्स एज का जो क्राइटेरिया इंडिया में लगाया गया है और अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग है। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। अब ये लगभग कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किया गया है, इसको स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कई जगह पे ये एक ज़माने में नहीं भी था। तो आइए, और अभी भी नहीं है बहुत सारी जगहों पे, आइए उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सऊदी अरबिया की बात की जाए तो वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, काफ़ी दिनों तक नहीं था। 2015 में जाकर उन्हें वोट देने का राइट मिला। तो वोट देने का राइट ही नहीं, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लीकेबल था ही नहीं। केवल मेल लोगों के लिए वोट था, फीमेल के लिए वोट का कोई वैल्यू ही नहीं था। एस्टोनिया की बात की जाए, एस्टोनिया एक कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। इसका कैपिटल है टालीन, तल्लीन नाम है इसका कैपिटल को, जहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह फ्री है और लोग ऑनलाइन वोटिंग करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे होता ये था कि जो रशियन माइनॉरिटी थी, यहाँ कुछ लोग रशिया के करीब का कंट्री है, ये रशिया का पड़ोसी कंट्री है, तो रशिया से कुछ लोग यहाँ आए हैं, तो वो माइनॉरिटी में यानी कम आबादी में है रशियन माइनॉरिटी। तो यहाँ पे कानून कुछ इस तरह से सिटीजनशिप का रूल बनाया गया है कि जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोट देने का राइट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जब मुश्किल से मिल रहा है तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के रूल के अगेंस्ट चला गया। फिर फिजी की बात की जाए, फिजी एक कंट्री है जहाँ पे भारत से काफ़ी लोग गए थे एक ज़माने में काम करने के लिए, मजदूरी के तौर पे। तो वहाँ पे भी इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि जो एक नेटिव फिजियन है, यानी जो फिजी का ओरिजिनल आदमी है, उसके जो वोट का वैल्यू है और जो इंडिया का फिजियन है उसके वोट के वैल्यू से ज़्यादा है। यानी इंडिया में जिसके पूर्वज रहे होंगे या जो इंडिया से फिजी गया होगा उसके वोट का वैल्यू कम है और वहाँ के लोकल लोगों का वोट का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ 1 पर्सन 1 वोट तो है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्लास है, उसमें 30 बच्चे हैं, 15 मेल है 15 फीमेल हैं। अब होता यह है कि वोट देने का राइट दोनों लोगों को मिलता है, लेकिन मेल लोगों का वोट का वैल्यू 1 है और फीमेल का हाफ है। तो अब उससे क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। यहाँ 15 है, यहाँ 7.5 है। अगर मान लिया जाए कि 16 लोगों ने किसी को वोट दिया फिर भी वो हार सकता है, क्योंकि उसमें हो सकता है ज़्यादा फीमेल का वोट हो। तो अगर 15 लोगों का फीमेल का वोट आप काउंट करेंगे तो 7.5 आया, 7। और उसके बाद एक वोट आपने काउंट कर लिया मेल से तो कितना आ गया, 8.5। ये 8.5 जो वोट है इससे तो नहीं जीत पाएगा वो, हालांकि उसको वोट अच्छा खासा मिल गया और इधर उसको 14 वोट मिल जाएगा और वो जीत जाएगा। तो आप समझ रहे रिजल्ट पूरा का पूरा प्रभावित हो सकता है वोट के वैल्यू से। तो डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये दोनों फीचर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम लोग इसका लास्ट फीचर की चर्चा करेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो कि और भी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।